Namaste. Welcome back to our show Unne Ki Chahat. Today our guest Manasi Pandya Raghunandan, Odissi exponent from Bangalore. Namaste, namaste. Welcome Manasi. Namaste. Namaste. Welcome to our show Unne Ki Chahat. Thank you so much. तो मानसी जी, आज आपकी उन्ने की चाहत की कहानी से ही हम लोग अपना एपिसोड स्टार्ट करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले तो सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सारे गुरुजन को भी मेरा अभिनंदन। और संचिता जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो आपने शो का जो टाइटल रखा है उड़ने की चाहत, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम जो कलाकार हैं, आप, मैं, सब लोग, हम लोग सारे कलाकार को हमेशा उड़ने की ही चाहत रहती है। और उसके लिए आई थिंक उसके लिए जो हम रियाज करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम जो नई नई सोच लेके आते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, आई थिंक उसी से बनती है हमारी उड़ने की चाहत। और मेरे लिए जो पर्सनली अगर उड़ने की चाहत की मैं बात करूं तो एक नहीं है, काफी है। और जैसे कि अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, जो कि मेरा सबसे प्रिय विषय है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं खुद क्लासिकल डांस में परफॉर्मेंसेस करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मेरी स्पेशली उड़ने की चाहत ये है कि मैं क्लासिकल डांस के रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, और जो भी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द फेस्टिवल्स है, ये सारे पैरामीटर्स को मैं अच्छे लेवल पे टचअप करना चाहती हूँ, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, एज समबडी हु इज पार्ट ऑफ द टीम। तो ये मेरी उड़ने की चाहत है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का, क्लासिकल डांस का एक पहलू ना छूऊं मैं, और पूरी जिंदगी है, अभी तो काफी कुछ करना है। तो यही मेरी उड़ने की चाहत है कि जो भी सारे पहलू है, अलग अलग जो विभाग है, उस सबको एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में टचअप कर पाऊं। तो यही मेरी उड़ने की चाहत है। मानसी जी, आप बड़े भी हुए एक आर्टिस्टिक फैमिली में, आपका इन लॉज भी एक आर्टिस्टिक फैमिली में अभी भी आप है, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस आप लेते हो? मैं काफी लकी हूँ, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो सारे कलाकार, और जिस परिवार में मैं शादी करके आई हूँ उसमें भी सारे कलाकार हैं। तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है, स्पेशली बिकॉज मैं एक वुमन आर्टिस्ट हूँ। तो एक जो कि एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि शादी के बाद भी उसका जो भी एक रियाज है वो रुक ना जाए, या जो भी आगे सीखने का है, एक जो पैरामीटर बोलते हैं वो बंद ना हो जाए, कला को आगे लेके जाना है, वो एक जो सोच होती है वो बंद ना हो जाए। तो ये सब चीजों के लिए अगर दोनों साइड के जो फैमिलीज है, पेरेंट्स एज वेल एज इन लॉज, अगर सपोर्ट करते हैं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। और उसमें एक ये बात एडिशनली अच्छी है कि सब लोग कलाकार हैं, तो वो लोग सारे 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं, द पेन एंड द प्लेजर, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि जो भी एक सोच है, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है, तो उसको करने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए एक मौका मिल रहा है। वरना काफी फीमेल आर्टिस्ट के लिए कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि अगर घर में अगर फैमिली मेंबर्स ना सपोर्ट अगर करें तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। हालांकि अभी इंडिया में तो देखा जाए तो काफी सारे फैमिलीज ऐसे हैं कि जो फीमेल आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने पर्सनली भी देखा है कि सब लोग बहुत बहुत आगे काम करने के लिए, even if their family members are not from the artistic background, they are getting that support. So I think we are really on a good progress. एंड मेरे मदर इन लॉ म्यूजिशियन है, वो ऑल इंडिया रेडियो में वीणा एक्सपोनेंट है। मेरे फादर इन लॉ इसरो में थे, साइंटिस्ट थे, और वो मृदंगम प्लेयर भी हैं, और वो खुद एक केशवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस बैंगलोर में है, उनके फाउंडर हैं, प्रिंसिपल हैं, और वो एक भरतनाट्यम एक्सपोनेंट भी है। तो मुझे शादी के बाद भी जो अलग अलग पहलू हैं, जैसे कि डांस हो, म्यूजिक हो, डांस म्यूजिक का एजुकेशन हो, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, तो ये सारी चीजों के बारे में भी मुझे काफी कुछ इनपुट्स मिल रही है। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तो बचपन से ही, जब से उंगली पकड़ के चलना शुरू किया, तब से जो भी है वो यही देते हैं मुझे मौका कि तुम्हें मन में जो आए, तुम्हें जिस जिस चीज में तुम्हें मेहनत करने का मन हो उसमें तुम्हें जरूर करना चाहिए। तो बस वही अभी कोशिश जारी है।
जो मानसी ओडिसी डांस के लिए कुछ बोलिए, ओडिसी डांस के बारे में, या कुछ थोड़ा-सा आप अगर अभिनय करके दिखाएँ, तो अच्छा है। ज़रूर, ज़रूर। तो ओडिसी डांस तो मेरे लिए मेरे बहुत लाइफ में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ओडिसी डांस बिकॉज़ मैं बेसिकली एक गुजराती हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन वडोदरा और मेरी शादी हुई है एक साउथ इंडियन फैमिली में, कर्नाटका में और जो मैं डांस फॉर्म रियाज़ करती हूँ और सिखाती हूँ आगे, वो है ओडिसी डांस फ्रॉम द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मेरे लिए ओडिसी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे इंडिविजुअली इस चीज़ को प्रूव भी करना है अपने आप को कि मैं वहाँ की एक लोकल पर्सन इंडिविजुअल नहीं होने के बावजूद मैं उसके कोई भी पहलू में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। फिर चाहे वो ओडिया में बात करना हो या ओडिसी म्यूजिक सीखना हो या ओडिसी डांस रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसके बारे में जो डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ये सारे पहलू और उसके अलावा उड़ीसा का जो कल्चर है और उड़ीसा का जो एक बोल सकते हैं फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस जो रहता है, कल्चरल एज वेल एज रिलीजियस फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस जो रहता है, एक सोशल माहौल जो रहता है उड़ीसा का, उसको करीब से जानने के बाद मैं इसको आगे लेके जाना चाह रही हूँ और काफी कोशिश भी कर रही हूँ मैं। बैंगलोर में पिछले 12 सालों से अभिव्यक्ति नाम की संस्था है मेरी और जिसमें मैं बच्चों को ओडिसी डांस पढ़ा रही हूँ और मास्टर्स डिग्री मैंने कोलकाता से किया है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से और मेरे गुरुजी लेट पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान गुरुजी वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि जो भी है अगर ओडिसी डांस करना है तो एकदम सही तरीके से सीखना है, कोई भी शॉर्टकट से नहीं सीखना है और जितना हो सके उतना रियाज करना है। तो गुरुजी के साथ बिताए हुए जो भी अच्छे रियाज के टाइम के जो भी बोल सकते हैं हम लोग क्लासेस रहा करते थे, जो कि मैं वहाँ उड़ीसा में जाके सीखती, कोणार्क में जाके रह के सीखती थी। तो इन सब अनुभवों की वजह से आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि ओडिसी डांस को मैं इतना करीब से जान पाई डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ इंडिया। तो ओडिसी डांस जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया तो है ही जैसे सब दर्शक जानते हैं और इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें वैष्णविज्म का बहुत इन्फ्लुएंस है, जगन्नाथ संस्कृति का बहुत इन्फ्लुएंस है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके जो बेसिक पोजीशंस है वो है चौका एंड त्रिभंग व्हिच इज एक्सक्लूसिव टू ओडिसी डांस। चौका जो है वो ये मुद्रा है और जिसमें हम ऐसे बैठ के इसको करते हैं। चौका में जो है वो संस्कृत और उड़िया वर्ड है, ये चौका मीन्स स्क्वायर और जो हम जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा हम देख सकते हैं तो जगन्नाथ जी की प्रतिमा के जो स्वरूप है वो ये है चौका। इस चौका पोजीशन में काफी सारे जो होते हैं मूवमेंट्स हैं और उसमें डांसर को ओडिसी में मौका मिलता है टॉर्सो मूवमेंट और आई मूवमेंट को कोलैबोरेट करने के लिए और जैसे कि नाट्य शास्त्र अभिनय दर्पण और अभिनय चंद्रिका में लिखा गया है उस प्रकार से इसके जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है ओडिसी में। त्रिभंग जो है वो काफी इट इज सिमिलर टू द स्कल्पचर्स ऑफ द टेम्पल्स इन ओडिशा। तो त्रिभंग मतलब थ्री बेंड्स जो कि ऐसे दिखाया जाता है, ये बेसिक पोजीशन है, फिर उसमें हस्त मुद्रा वगैरह आ जाती है। सो थ्री बेंड्स ऑफ द बॉडी जहां से त्रिभंग की जो हम बात कर रहे हैं और त्रिभंग पोजीशन में भी काफी सारे आई मूवमेंट्स टॉर्सो मूवमेंट्स के प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक इसकी जो मेन एसेंस है कि ये बहुत ग्रेसफुल है, बहुत पोएटिक है, बहुत लिरिकल है। इट इज बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ द टॉर्सो, बहुत लिक्विड हो जाती है मूवमेंट्स and specific in Odissi dance we have lot of square and circular movements as well as semicircular movements। तो ओडिसी डांस का जो रेpertoire है उसमें जो अभी का जो रेpertoire है उसमें मंगलाचरण से लेकर शुरुआत होती है और मोक्ष तक किया जाता है। 5 से 6 कृतियां प्रस्तुत की जाती हैं और 2 अभिनय उसमें आ जाते हैं। एक अभिनय यूजुअली एक अभिनय जो है वो संस्कृत में किया जाता है और एक उड़िया में किया जाता है और भक्त कवि बनवाली दास है, इनके जो अभिनय है वो बहुत सारे लोग परफॉर्म भी करते रहते हैं, भक्त कवि सूर्यदेव भट्ट। और जो खास इसकी जो खासियत है वो ये है कि ओडिसी डांस शुरू अभी जो फॉर्मेट है उससे पहले महारी डांस किया जाता था। महारी डांस जो है वो महान नारी या महान नारी करती थी जो टेंपल के सैंक्टम सैंक्टोरियम में किया जाता था और उसके बाद हुआ गोटी कुआं और गोटी कुआं के बाद हुआ ओडिसी डांस
और अभी की जो ओडिसी डांस में उसका एक छोटा सा जो बोलते हैं एक मंगलाचरण का एक कदाचित कालीन भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ। जो भी ओडिसी डांस की पेशकश की जाती है उसमें जो शुरुआत की जाती है वो मंगलाचरण से की जाती है, विच इज एन ऑफरिंग टू द गॉड, इट इज एन इन्वोकेटरी पीस। बहुत अच्छा था। थैंक यू। मानसी जी, आप नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस करते हो, जाते हो बाहर, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना जरूर। चाहते हो? मैं पर्टिकुलरली और पर्सनली ये सोचती हूँ कि जब अगर हमें भारत की जो कला या संस्कृति हो, अगर उसको अगर हमें बाहर दर्शाने का मौका मिले, तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, बट हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब ऑडियंस मेंबर्स हमारे सामने ये फर्स्ट टाइम शायद अगर उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम पर्सनली सामने से देखते हैं, तो हम जो करते हैं वो उनके लिए वही एकदम मतलब कि रियल हो जाता है, रियलिटी वही है उनके लिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही चीज लेके जाए और सही चीज उनके साथ हम बांटे और सही चीज का उनको ज्ञान प्राप्त करवाए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे काफी ऐसे मौके मिले, बचपन से मिले, मेरे पिताजी की गाइडेंस में मिले, मेरे गुरुजी की गाइडेंस में भी मिले, अभी भी मिल रहे हैं। तो इसमें अच्छी बहुत सारी मेमोरीज है। कहीं पे भी मुझे आज तक इंडिया या इंडिया के बाहर कोई भी जैसे कि बोल सकते हैं कि नेगेटिव कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। काफी टाइम काफी सारे
परफॉर्मेंसेस में मैं मेरे पिताजी के ग्रुप में भी जाके आई हूँ, काफी सारे मैं सोलोज भी करके आई हूँ, बट ऐसा नेगेटिव कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है मेरे लिए कि एक अगर इंडियन लेडी जो कि बाहर जा रही है, अकेली जा रही है, तो अगर उसके लिए कभी कोई तकलीफ ना हुई हो तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, मैं 3 बार पाकिस्तान में परफॉर्म करके आ चुकी हूँ, लाहौर में, फॉर लाहौर इंटरनेशनल वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल। और जो भी मिथ्स होते हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो अगर आप उस जगह पे जाके आप अगर अपनी कला को प्राउडली प्रेजेंट करके अगर आप आते हैं, और अगर वहां के लोग अगर आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से उसके बाद अगर आपको देखते हैं या बात अगर आपसे करने आते हैं, तो उससे बड़ी आई थिंक मेमोरी कोई नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कि जो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। तो मैं 3 बार लाहौर में परफॉर्मेंस करके आई हूँ वर्ल्ड परफॉर्मिंग फेस्टिवल में, आर्ट्स फेस्टिवल में, और बहुत मान बहुत सम्मान के साथ क्लासिकल डांस को वहां देखा गया और सराहना मिली, मुझे भी काफी अपलॉड्स मिले वहां पे। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। उसके अलावा मैंने बहुत रिसेंटली ब्राजील में परफॉर्मेंस किया, एक ही साल पहले। तो ब्राजील में जब मैंने परफॉर्मेंस किया तो मुझे वहां पे ये एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स थे, इट वाज अ मिक्स्ड क्राउड। कोई 6 साल की लड़की से लेके कोई 60 साल की उम्र की लेडी थी, एक कार्डियक सर्जन थी मेरी वर्कशॉप में, एक डेंटिस्ट प्रोफेशनल थी मेरी वर्कशॉप में, ऐसे कई सारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से लेडीज थी, और कुछ कुछ मेल मेंबर्स भी आए हुए थे। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात थी कि सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे साथ, जब वर्कशॉप में वो लोग कर रहे थे, तो ये एक मेमोरी मुझे बहुत याद रह जाएगी कि हमें अगर 1 मिनट लगता है कि शायद ये लोग थक गए होंगे, उनको थोड़ा ब्रेक दे दे, बट वो लोग सीखने के लिए इतने एंथुसियास्टिक है। अच्छा, ये मानसी है, इंडिया से आई हुई है, 2 ही दिन हमारे सिटी में है, तो हमें जितना हो सके उतना करना चाहिए, बिना थके बिना रुके। तो जिस दिन मैं ब्राजील में लैंड की थी, मैंने 27 आवर्स की मेरी जर्नी थी बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशंस, ऑल चेंज ऑफ फ्लाइट्स एंड व्हाट नॉट। आफ्टर 27 आवर्स ऑफ फ्लाइंग आई लैंडेड, और लैंड करने के बाद 1 घंटे का मेरे पास टाइम था। उस 1 घंटे में थोड़ा मैं रेडी वगैरह हो गई, और रेडी होने के बाद मैंने 9.5 घंटे का नॉन स्टॉप वर्कशॉप लिया है उसी दिन, जिस दिन मैं लैंड हुई उस दिन। बट वो जो थकान थी, या जो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकली मेंटली हम लोग जो एक ट्रैवल की वजह से जेट लैग रहता है, वो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जब मैंने देखा कि ये सारे लोग इंडियन आर्ट को इतना वैल्यू करते हैं, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन फिलोसफी को इतना वैल्यू करते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसको अपने बेस्ट तरीके से दिखाएं, प्रदर्शित करें। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी बेस्ट मेमोरीज। और उसके अलावा मैं सर्बिया गई थी, ईस्टर्न यूरोप, यूगोस्लाविया, 1.5 साल पहले। सर्बिया में मैं इंटरनेशनल पेपर कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। तो वहां पे इट वाज अ चिल्ड्रंस फेस्टिवल। तो नॉट जस्ट इन यूरोप बट आउटसाइड यूरोप के भी काफी सारे प्रोफेशनल ड्रामा ट्रूप्स आए हुए थे, और चिल्ड्रंस ग्रुप भी आए हुए थे। आप नहीं मानेंगे, इतने ध्यान से छोटे छोटे बच्चे भी, 4 साल की उम्र से लेके 14-15 साल की उम्र के बच्चे, इतने सारे बच्चे, वो लोग आके पूछते थे, अच्छा ये क्या है, इसमें आपने अलता कैसे लगाया है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्यों लगाया जाता है, बिंदी क्यों लगाते हैं, ये कॉस्ट्यूम ऐसे क्यों रहते हैं, ये म्यूजिक का क्या है इसमें। इतनी उनमें क्यूरियोसिटी है, इतनी क्यूरियोसिटी है। एक लैंग्वेज बैरियर उनका होता है, उसके बावजूद वो आके आपको पूछे, आपको मिले और जानने की कोशिश करे, उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। मैंने वहां पे बैले, प्रोफेशनल बैले डांसर्स के लिए मैंने वहां पे वर्कशॉप लिया था सर्बिया में भी, आफ्टर माय परफॉर्मेंस। तो पूरे 3 दिन के अंदर उनको एक जो हो सकता है 360 डिग्री व्यू दिया गया, ओडिसी डांस और भरतनाट्यम का कंपैरेटिव एनालिसिस करके। आप नहीं मानेंगे, इतने मेंटली तैयार होते हैं वो लोग मेहनत करने के लिए। तो ये जो है, ये मैंने कॉमन फील किया है कि हमें भी रेडी होके जाना चाहिए, और हाँ। सामने वाले रेडी है ही, सामने वाले तो रेडी है ही, तो हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, वो लोग तो बेस्ट करने के लिए तैयारी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट मेमोरीज। So this is one of the strongest memories from all the places. तो एक गुरु शिष्य परंपरा आप क्या बोलेंगे? पहले हम लोग जो स्टूडेंट थे, अभी जो स्टूडेंट, हम लोग का जो स्टूडेंट है, तो आपको चेंजेस नहीं लगता है इसमें? चेंजेस तो जरूर होंगे, क्योंकि
चीजें बदल रही है, तो जो एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स है उसकी वजह से जरूर चेंजेस तो है ही, बट मैं उसको कंडेम नहीं कर रही हूँ। काफी जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, शायद मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उनको खुद को काफी परेशानी होती होगी, जिसकी वजह से वो ऐसे नहीं हो पाते होंगे जैसे हम एज ए टीचर या गुरु एक्सपेक्ट करें। जबकि अगर हम हमारे गुरु के बारे में सोचे तो हम लोगों को तो डर लगता था, जैसे कि अगर गुरुजी के साथ जाके बात करना है तो पसीने छूट जाते थे। अगर मुझे मेरे पिताजी के साथ भी अगर उनकी यहाँ क्लास करनी है तो वो छूट ही नहीं देते थे। अगर मैं बचपन से जब पापा के पास सीख रही थी, अगर मैं लेट होती हूँ तो वो क्लास लॉक कर देते थे। हम बाहर विंडो के बाहर खड़े रह के देखते थे कि शायद हमें अंदर आने दे। तो इस तरीके के हमने माहौल देखा है गुरु शिष्य परंपरा का, कि कुछ भी हो जाए आपको आर्ट के लिए रिस्पेक्ट होना है, गुरु के लिए रिस्पेक्ट होना है, और आपके टाइम और उनके एफर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट होना है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा आज के जमाने में मिसिंग है, बट एट द सेम टाइम आई फील फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द जनरेशन। क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैंने कोणार्क के बारे में सोचूं तो इट इज ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट, और वहाँ कोणार्क इज नॉट अ मेट्रो सिटी, इट्स नॉट अ मेगा सिटी जहाँ पे अगर आप देखें मेट्रो स्टेशन नहीं है, वो सब नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बट इट इज अवे फ्रॉम द अर्बनाइजेशन। तो अगर आप वहां जाके सीखते हैं तो आपको एक एक माहौल मिल जाता है। बट वही बच्चे अगर आप यहाँ पे सीख रहे हैं बेचारे, तो मुझे तो लगता है कि अच्छा वो पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे शायद कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, बच्चे को संभाल रहे हैं, सब करने के बाद क्लास में आ रहे हैं। तो आई थिंक एज ए टीचर हमें थोड़ा चेंज होना पड़ रहा है, जो आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि सही नहीं है, बट देन वी हैव टू रियली सी द बेस्ट एंड बैलेंस एवरीवेयर। मेरी एक स्टूडेंट है which I'm very proud of. She is a 62-year-old lady. वो यहाँ पे बैंगलोर में she is a professor of Kannada. वो भी एकदम ऑपोजिट एरिया ऑफ बैंगलोर से मेरे पास डांस क्लास के लिए आती है। सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके वो जब आती है ऐसे थकी हुई होती है कि उनको देख के ही लगे कि अच्छा ये बेचारी कैसे कर पाएगी, बट जब वो उठ के करती है तब लगता है अरे नहीं, ये तो एकदम रेडी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो चलिए हमें भी जो भी है बेस्ट उनको वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जितना हो सके उतना बेस्ट हमें देना चाहिए। और कुछ कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ स्कूल्स में टीचर्स भी हैं, उनको भी ऐसे हो रहा है कि उनको भी अभी पैंडेमिक की वजह से उनको ऑनलाइन क्लासेस होती है, उनको अपना सब संभालना होता है, तो उसके बीच बीच में भी टाइम निकाल के आ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं कुछ। तो आई थिंक एज ए ये टीचर चेंजेस तो हमारी मैंने अभी एक चेंजेस बहुत अच्छा है कि पहले जो हम लोग को था कि 20 इयर्स तक या सबको डांस सीखने आते थे, या 20 इयर्स के बाद और नहीं सीखेंगे। अभी बहुत अच्छा, मेरे भी बहुत स्टूडेंट है या देख रहे हो कि अब 40 भी पहले नहीं कर पाए, आके बोलते हैं कि मैम मैं पहले नहीं कर पाई, इच्छा थी, अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, मैं कर लिया, वो मेरा एज कितना भी हो, अब मेरे एज के हिसाब से सिखाओ। मेरे बहुत स्टूडेंट है अबव 55 स्टूडेंट है, तो बोलते आप मेरे एज के हिसाब से आप सिखाओ। मेरे को पता है कि मैं अभी बच्चा जैसे डांस नहीं कर सकती हूँ, पर मेरे को करने का इच्छा था, मैं कर नहीं पाई। तो ये एक जनरेशन में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं अभी। बहुत बहुत अच्छा है, और सारे पहलू ऐसे ही हैं अभी तो कि जैसे कुछ बंद हो जाए या कला नहीं आगे बढ़ पाए, उससे तो अच्छा ही है कि जो जितना हो सके उतना कर रहे हैं। हाँ, बट ये एक चीज जरूरी है, जो अगर बच्चे शॉर्टकट कुछ लेते हैं या जो जिनका एक बोलते हैं कि मेंटली फर्म नहीं है सीखने के लिए, तो वो गलत बात है। अगर आप सब कुछ करने के साथ अगर आप बैलेंस करके करना चाहे, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के करो, बट वो जितने भी टाइम या जितने भी घंटे आप अगर करो उसको फोकस होके करो, तो वो अगर कर रहे हैं तो वो चेंज ऑफ द गुरु शिष्य परंपरा, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप माइंड आपका सेट नहीं है, आपको एक दिन ओडिसी करना है, दूसरे दिन जाके कुछ और डांस फॉर्म करना है, तीसरे दिन सिनेमेटोग्राफी करनी है, अगर ऐसे ऐसे चेंजेस अगर आप करते रहते हैं तो दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। कुछ एक सब सीख नहीं सकते, कुछ एक अच्छा से सीखो। जी जी जी। तो मानसी जी, हम लोग एपिसोड के लास्ट में आ गए हैं, तो हम लोग का जो अभी चल रहा है एपिसोड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि नवरात्रि आ गए हैं, हम लोग इंतजार में है, कुछ दिन और है नवरात्रि के। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? जी, विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप क्लासिकल डांसर हो, आप आर्टिस्ट हो, कि आप कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको उस चीज को करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर वो एक लक्ष्य होना चाहिए, और आपको उसको करने का एक तरीका या रोड मैप जो भी आप कहें वो आपके पास होना ही चाहिए। और आपको देख लेना चाहिए कि आपके आसपास कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन है, क्या है।
बट जरूर एक लक्ष्य होना चाहिए और एक कला आपके पास होनी चाहिए, एक क्रिएटिविटी आपके पास होनी ही चाहिए। तो women empowerment for me is a woman being able to do what she really wants to do in life with her as an individual. So that is what I feel is woman. अगर कोई चाहे कि मैं आगे जाके ये करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या जरूरत है, उसका रोड मैप क्या है, आप क्या करते हुए आपको क्या क्या पॉसिबल जो बोलते हैं हर्डल्स आएंगे, तो वो सारी चीजें आपको नाप तोल के माप के करनी चाहिए, और गोल्स तो जरूर होने चाहिए लाइफ में, वरना जिंदगी ही क्या है। So women empowerment is to have the courage to do it, to have the aim and ambition to do it, and to have the dream to achieve it some way or the other. And मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि I am inspired with all the women around me, and that is women empowerment for me. My mother, my mother-in-law, everybody is so supportive and they try to balance everything in life around them. So for me that is most important कि मैं भी उनके जैसे कर पाऊँ, उनके जैसे बन पाऊँ, सब चीजें बैलेंस कर पाऊँ, और आर्ट को जितना हो सके उतना आगे लेके जा सकती हूँ। मेरी सोच है। थैंक यू मानसी जी, आज उड़ने की चाहत पे आने के लिए, आपकी उड़ने की चाहत की कहानी बोलने के लिए। मैं सोचू व्यूवर्स सबको इंस्पायर होंगे हम आपके उड़ने की चाहत की कहानी से। थैंक यू सो मच। एंड संचिता जी, यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। आर्टिस्ट होके दूसरे आर्टिस्ट को भी आप शो में बुला रही हैं और आप उनके साथ वार्तालाप कर रही हैं। आई थिंक इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। हम सबको साथ में चलना चाहिए। एंड यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। आप कितने सारे एपिसोड्स आप टायरलेसली कर रही हैं, सेल्फलेस अप्रोच से कर रही हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर एन एग्जाम्पल योरसेल्फ। अभी तो यही है, एक दूसरे आर्टिस्ट से मिलने के लिए, नहीं तो आज प्रोग्राम नहीं है, हम लोग का क्लास भी ऑनलाइन है, एक दूसरे को देखने का भी यही हम लोग के पास है कि हम लोग एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे से मिल सके। जी, थैंक यू। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। Thanks to all. I hope everybody enjoyed this episode. We will meet again tomorrow at 6 p.m. with our new guest. Till then, stay safe, stay healthy.